नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग कुल 30 एमसीक्यूज को जो है हल करेंगे। ये आपका जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओ परीक्षा एवं अन्य स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नांगपोक सेकमई जो है मणिपुर का है, जिसे भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस के व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री और उपभोग को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगापुर। मांस और अंडों के स्थानापन्नों का उत्पादन करने वाली कंपनी ईट जस्ट इंक को गुड मीट ब्रांड के रूप में जो है प्रयोगशाला में सृजित मांस के व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री तथा उपभोग की अनुमति सिंगापुर सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपका, 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। और वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन ने। चीन का अति महत्वाकांक्षी लूनर मिशन चांगई, नाम जो है याद रखिएगा, चांगई, 1 दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा। और इस रोबोट ने न केवल चंद्रमा पर चीन का ध्वज फहराया और वहां से, बल्कि ये मिट्टी तथा राख के नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर ये वापस लौटा। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, चीन। चौथा प्रश्न है, विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया है? तो यह भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में चिकित्सा और शिक्षा एवं शोध को समेकित करते हुए सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है यहाँ। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, मल्होत्रा, किरण मजूमदार, शाह। फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान मिला है। उसके बाद जो है और एचसीएल की सीईओ और सह प्रबंध निदेशक रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वें स्थान पर जो है रखा गया है। और बायोकॉन की सीईओ एवं संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो स्थान भी याद रखिएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, पीएम वानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वानी नाम दिया गया है। और दूसरा है, इस तंत्र को अलग अलग निकायों द्वारा समेकित रूप से परिचालित किया जा रहा है। तीसरा है, इसमें शामिल पब्लिक डाटा ऑफिस तथा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है, इसका उद्देश्य सारे देश में मुक्त भाव से वाईफाई प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो कूट दिया गया, आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये आपका यूपीपीएससी के एग्जाम में जो है अब प्रश्न पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी जो है यहाँ सही हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ एक बार जो है पीएम वानी के बारे में जो है सभी यहाँ स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, राजा जॉन
वर्पुतूर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दिया गया है, राजा जॉन वर्पुतूर संयुक्त राज्य अमेरिकी वायुसेना में कर्नल हैं। इन्हें नासा द्वारा 2012 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। बी दिया गया है, वे भारतीय मूल के हैं। और सी है, इन्हें 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नासा के स्पेस एक्स के चालक दल के रूप में जो है चुना गया है। तो डी है, उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ सही हैं। किसके बारे में पूछा गया है? तो राजा वर्पुतूर के बारे में जो है यहाँ दिया गया है। तो सभी कथन क्या है, यहाँ सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय येल्निगेन न्यूरेनबर्ग स्कॉलर्स एट रिस्क एवं वीडेम इंस्टीट्यूट के साथ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है, 0.971 स्कोर के साथ उरुग्वे एवं पुर्तगाल अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर है। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.352 है। और चौथा है, मलेशिया, पाकिस्तान तथा ब्राज़ील की स्थिति भारत से बेहतर है। तो आपको बताना है यहाँ कूट के माध्यम से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी जो है यहाँ स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। किसके बारे में दिया गया है? तो अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में सभी कथन यहाँ सही हैं। दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी SSSC लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और एक कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरे 5 मंथ्स का है। इसमें आपको यूपी SSSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को 5 महीने में जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि 19 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये 23 जून को ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। तो जो लोग यूपी SSSC लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद लॉगिन करके आप जो है यह सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है रेफरल कोड भी आपको दे दिया गया है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हरित ऊर्जा समभिरूपिता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ की गई है? तो ये गोवा राज्य में जो है प्रारंभ किया गया है। सी विकल्प से हो जाएगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड तथा गोवा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत परिचालकता एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए ऊर्जा समाधानों पर कार्य करना है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। 10वां प्रश्न आपका, जेवर जो कि उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिख एजी द्वारा जो है किया जा रहा है यहाँ। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है उड़ता हुआ सारस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, आपको पता होगा। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और उड़ते हुए सारस को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रतीक चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें भारत का रैंक है 131वां। सी ऑप्शन से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक 2019 में जो है 0.645 स्कोर के साथ भारत का रैंक 131वां है। ये जारी 2020 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये सूचकांक कब का है? 2019 का। तो इसमें 131वां है, जबकि HDI 2018 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक कितना था? तो 129वां था। और इस दृष्टि से भारत जो है मझोले मानव विकास वाले देशों के संवर्ग में आता है। तो यहाँ जो है याद रखिएगा 2019 में 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में।
अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक 2019 के संदर्भ में सूची 1 जो कि देश दिया गया एवं सूची 2 जो कि HDI 2019 में रैंक पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ देखते हैं, पहला है ब्राज़ील। तो आपको जो है पता होगा, इसमें भारत का रैंक जो है 131वां है 2019 में। तो आप सबसे पहले मिला लीजिए, सी का हो जाएगा पहला, यानी कि सी का पहला हो गया। उसके बाद जो है ब्राज़ील का इसमें 84वां स्थान है, तो ए का जो है चौथा हो जाएगा, ए का चौथा। उसके बाद रूस का इसमें जो है 52वां स्थान है, रूस का 52वां स्थान है, तो बी का हो जाएगा तीसरा, बी तीसरा हो गया। उसके बाद जो है सी का आप हो गया पहला, यानी कि भारत का रैंक इसमें 131वां है, तो सी हो जाएगा पहला। और डी चीन का रैंक कितना है, तो 85वां है चीन का रैंक, तो डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसा ही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत की कतिपय उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, सन 1990 एवं 2019 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्षों की वृद्धि हुई है। दूसरा है, सन 1990 एवं 2019 के बीच विद्यालयी शिक्षा के माध्य वर्षों में जो है 3.5 वर्षों की ही वृद्धि हो सकी है। तीसरा है, सन 1990 एवं 2019 के बीच विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.5 वर्षों की वृद्धि हो पाई है। और चौथा है, सन 1990 एवं 2019 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 273.9% बढ़ गई है। तो यहाँ आपको कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, 1 2 3 और 4 सभी जो है कथन यहाँ सही हैं। किसके बारे में कहा गया है, तो मानव विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि HDI रिपोर्ट 2020 के बारे में जो है कहा गया है। पहला सही है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी यहाँ कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, नीचे दी गई सूची जो कि सूची 1 है क्षेत्रीय संगठन तथा सूची 2 2020 का शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है आपका एपेक। तो एपेक का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, मलेशिया में हुआ था, तो ए का हो जाएगा दूसरा। संघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन रूस में हुआ था, तो बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद G20 का सम्मेलन सऊदी अरब में किया गया था, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम में किया गया था, तो डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि 2 1 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। 2 1 3 4 आप देख सकते हैं, विकल्प सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो सम्मेलन जो है याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग एग्जामों में। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की किस आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ जो है 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा कथन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा। 1 2 3 एवं 4 सभी कथन यहाँ सही हैं। पहला है कबरताल जिसे कंवर झील कहते हैं, बेगूसराय जनपद बिहार का, जिसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा असम संरक्षित रिजर्व देहरादून उत्तराखंड, इसे भी जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। मेटियोर झील बुल्डाना जनपद महाराष्ट्र में है, इसे भी शामिल किया गया है। और सूर सरोवर जिसे कीठम झील कहते हैं, ये आगरा जनपद में है उत्तर प्रदेश में, इसे भी जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है चारों कथन क्या है सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम विजय मशाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है यहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली पर प्रज्वलित अनंत ज्योति से सन 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ समारोह के प्रारंभ में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करके देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया। और दूसरा है यहाँ कि भारत में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश हो गया है पर भारत की विजय को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा है, वर्ष 2021 में 4 विजय मशालों को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र पुरस्कारों से सम्मानित
सैनिकों के गांवों या शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाएगा। तो सही कूट क्या है आपको यहाँ बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी कथन क्या है यहाँ सही हैं। आपसे पूछा गया था प्रश्न कि स्वर्णिम विजय मशाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ तीनों ही कथन जो हैं सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने निम्नलिखित में किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में। अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2020 में 7% की कमी आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इंदिरा रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने अगस्त 2020 में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत निर्धनों एवं ज़रूरतमंद लोगों को जो है रियायती मूल्य पर दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार की ये योजना है इंदिरा रसोई योजना। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट के इतिहास किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में एक पारी में भारतीय टीम का स्कोर न्यूनतम कौन सा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 2020 में एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 36 रन। तो प्रश्न जो है पूछा गया था इतिहास यानी कि क्रिकेट के इतिहास किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में एक पारी में भारतीय टीम का स्कोर न्यूनतम कौन सा रहा है। तो 2020 में जो एडिलेड टेस्ट हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत का 36 रन था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पारित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन यहाँ सही हैं। मतदाताओं को ग्राम सरपंचों, ब्लॉक समितियों के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार यानी कि राइट टू रिकॉल का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में मतदाताओं को जो है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार यानी कि राइट टू रिकॉल जो है वह प्राप्त है। और दूसरा जो है यहाँ दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 33.3% से बढ़ा करके 50% किया गया है। और तीसरा है, सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों के लिए 8% स्थान वह आरक्षित किए गए हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ सही हैं। 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भागों में कोविड-19 संक्रमण के एक नए वायरस के मामलों में वृद्धि होने पर दिसंबर 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यह यूके में, यूके के स्वास्थ्य मंत्री मैट हानकुक के अनुसार जो है लंदन और देश के कुछ अन्य भागों में कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन अनियंत्रित हो जाने के कारण नए सिरे से लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे लगभग 18 मिलियन से अधिक लोग वह घरों में रहने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो यूके याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है। तो यह नेपाल में भंग किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नाम आपको पता होगा, केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा 20 दिसंबर 2020 को संसद को भंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन के अलावा
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 2020 को वर्षों तक याद किया जाता रहेगा? तो पहला दिया गया यहाँ सोना एवं चांदी की कीमतों में असाधारण वृद्धि के लिए। दूसरा है BSE संवेदी सूचकांक एवं निफ्टी 50 में आए असाधारण उछाल। तीसरा है अत्यधिक कठोर मैट्रिक्स के बावजूद कतिपय प्रारंभिक निर्गमों यानी कि IPDs को सूचीबद्ध होने के पहले ही सत्र में शेयर कीमतों में भारी उछाल। तो कूट दिया गया है, आपको सही कूट बताना है कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी जो है यहाँ सही हैं। याद रखिएगा जो है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन के अलावा जो है भारत में 2020 वर्ष को जो है याद किया जाएगा किस कारण से? तो सोना एवं चांदी की कीमतों में असाधारण वृद्धि के लिए, BSE संवेदी सूचकांक एवं निफ्टी में 50 में आए जो है असाधारण उछाल के लिए, और अत्यधिक कठोर मैट्रिक्स के बावजूद कतिपय प्रारंभिक निर्गमों यानी कि IPDs को सूचीबद्ध होने के पहले ही सत्र में शेयर कीमतों में भारी उछाल के लिए। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे BBC के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो यह दिया गया है लेविस हैमिल्टन को या लुइस हैमिल्टन, जो भी लिखा रहेगा। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन जो है लेविस हैमिल्टन को BBC के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है। 35 वर्षीय हैमिल्टन ने नवंबर 2020 में माइकल शूमाकर के जो है रिकॉर्ड को, यानी कि माइकल शूमाकर 7 बार चैंपियन रह चुके हैं, की बराबरी इन्होंने कर लिया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होने के दौरान निम्नलिखित में से किस पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, कथन दिया गया है, आपको बताना है जो है कौन सा यहाँ कोड के माध्यम से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी जो है यहाँ सही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है सऊदी अरब के अब्दुल अजीज अल सौद सम्मान 2016 से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान 2016 से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद फिलिस्तीन के ग्रांड कॉलर ऑफ द फिलिस्तीन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया। मालदीव के ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान 2019 से सम्मानित किया गया। और संयुक्त अमेरिका के लीजेंड ऑफ मेरिट 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला जो प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को सौरमंडल के कौन से 2 बड़े ग्रह कैलेस्टियल अलाइनमेंट में आए जिसे खगोल शास्त्रियों द्वारा ग्रेट कंजक्शन नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है बृहस्पति एवं शनि को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा जो है बृहस्पति एवं शनि की कक्षाओं के 21 दिसंबर 2020 में अति निकट आ जाने के कारण जो है वह संभव हुआ है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज मीन्स टू बी इंडियन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स के कुल 30 प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। आपको जो है यहाँ पर अपने पसंद के टीचर्स के द्वारा जो है पढ़ने का अवसर मिलेगा और सभी जो है क्लासेस के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। डाउट सेशन क्लास जो है आपको दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है कोर्सेज अवेलेबल जो है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ कि UP SSC का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं।
यूपी पीसीएस बैच है, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई बैच है और आरओ का बैच कोर्स जो है अवेलेबल है। और उत्तर प्रदेश के जो है टीजीटी, पीजीटी और बीईओ एग्जाम जैसे कोर्सेज भी जो है जल्द ही अवेलेबल कराए जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 जो है आप देख सकते हैं, ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पूरे 5 मंथ का जो है कंप्लीट कोर्सेस है, प्री और मेंस दोनों जो है इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स द्वारा, उसके बाद रिवीजन और पीडीएफ नोट है, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, लैंग्वेज जो है आपका ये हिंदी मीडियम में होगा और वीकली जो है क्यूज और प्रैक्टिस जो है इसमें कराए जाएंगे। तो आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी की टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस को जो है पढ़ाया जाएगा। और आप यदि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, तो 1 मंथ का आपको 1400 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस है। लेकिन यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे यहाँ पर एग्जाम लर्नर EXAMLEERNER, यदि ये रेफरल कोड आप हमारा यूज करते हैं तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस उसका 1400 है, और यदि रेफरल कोड यूज करेंगे हमारा एग्जाम लर्नर तो आपको 1260 रुपये देने पड़ेंगे। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 एक्चुअल प्राइस है, और रेफरल कोड के साथ जो है आपको 3150 पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये है, और रेफरल कोड यदि आप यूज करते हैं तो 5040 रुपये पड़ेंगे। 12 मंथ का जो है कोर्स का एक्चुअल प्राइस 7000 है, रेफरल कोड यूज करते हैं तो 6300 रुपये पड़ेगा। यदि आप 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये एक्चुअल प्राइस फीस है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करते हैं तो 7560 रुपये आपको देने होंगे। तो रेफरल कोड आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा, 10% का जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप सब्सक्रिप्शन अपना लॉगिन करके जो है आप आसानी से ले सकते हैं।